10 बिलियन न्यूक्लियर बम्स एक साथ भी फट जाएं तो उनकी एनर्जी भी इस नंबर से कम ही होगी। इस क्लाउड को दोस्तों हम सोलर नेबुला कहते, ऑरोरास भी बनते हैं, वो रंगीन रोशनियां जो हम पोल्स के करीब देख रहे हैं कि 1% से मरकरी, वीनस, अर्थ और जुपिटर जैसे मुख्तलिफ प्लैनेट्स बने, हमारा सूरज एक रेड जायंट बन जाए। $4.6 बिलियन साल पहले मिल्की वे के एक कोने में डस्ट और गैसेस का एक क्लाउड घूम रहा था। इस क्लाउड को दोस्तों हम सोलर नेबुला कहते। इसी नेबुला के करीब एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। ये एक्सप्लोजन नेबुला को करीब करीब धकेल देता है और ग्रेविटी की वजह से गैसेस सेंटर में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। जब गैसेस सेंटर में इकट्ठी हो रही होती हैं तो सेंटर का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता सेंटर का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलकर हीलियम बनाना स्टार्ट कर देते हैं और इस रिएक्शन को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। इसमें दोस्तों दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलते हैं और हीलियम बनाते हैं, साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। यही वो वक्त था जब सोलर नेबुला से हमारे सूरज यानी सन की पैदाइश होती। दोस्तों 99% मटेरियल से तो सूरज बन गया था कि 1% से मरकरी, वीनस, अर्थ और जुपिटर जैसे मुख्तलिफ प्लैनेट्स बने और कुछ पार्ट तो अभी भी घूम रहा। जुलाई 2025 में साइंटिस्ट ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से 1300 लाइट ईयर दूर एक बेबी स्टार HOPS 315 को और उसके गेट प्लैनेट्स को भी बनते हुए देखा। ये वही प्रोसेस है जो 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में भी हुआ था। सूरज के कोर का टेम्परेचर तकरीबन 15 मिलियन केल्विन है और हर सेकंड तकरीबन 600 मिलियन टन हाइड्रोजन एटम्स हीलियम में कन्वर्ट होते हैं और 3.8 into 10⁻26 जूल एनर्जी रिलीज होती है। दोस्तों ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर 10 बिलियन न्यूक्लियर बम्स एक साथ भी फट जाएं तो उनकी एनर्जी भी इस नंबर से कम ही होगी। दोस्तों सूरज के कोर के ऊपर मेन 3 जोन्स पाए जाते हैं। नंबर 1 रेडिएटिव जोन, कोर से निकलने वाले फोटॉन्स मिलियन ईयर तक यहाँ ही बाउंस करते रहते। उसके ऊपर कन्वेक्टिव जोन, यहाँ पर गर्म गैसेस ऊपर की तरफ उठ रही होती हैं और ठंडी गैसेस नीचे की तरफ बैठ रही होती हैं। और इसके ऊपर आता है फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर से निकलने वाले फोटॉन दोस्तों जमीन तक पहुँचते हुए 8 मिनट और 20 सेकंड लगाते। सूरज के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती हैं, जैसे सन स्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन यानी CMEs। इन्हीं एक्टिविटीज की वजह से ऑरोरास भी बनते हैं, वो रंगीन रोशनियां जो हम पोल्स के करीब देख रहे होते हैं। लेकिन ये सन स्पॉट्स और सोलर फ्लेयर्स सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड के लिए नुकसानदेह भी होते हैं। मसलन 1989 में सूरज पर आने वाले तूफान की वजह से कनाडा का पूरा पावर ग्रिड बंद हो गया। स्टार्स यानी सितारे मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं, जैसे सुपर जायंट्स। ये बहुत बड़े सितारे होते हैं लेकिन इनकी उम्र बहुत कम होती है, यानी ये जल्दी मर जाते हैं। और कुछ रेड ड्वार्फ, ये छोटे सितारे होते हैं लेकिन इनकी उम्रें बहुत लंबी होती हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा अरसे तक न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता। कुछ मिडल यानी मेन सीक्वेंस स्टार्स होते हैं, जैसे हमारा सूरज। इन मेन सीक्वेंस स्टार्स की एज तकरीबन 10 बिलियन ईयर्स के करीब होती है। हमारा सूरज दोस्तों अपनी उम्र का 5 बिलियन तक का अरसा गुजार चुका है, यानी ऐन जवानी की पीक पर है। और अगले 5 बिलियन साल के बाद हमारा सूरज भी मेन सीक्वेंस स्टार्स की तरह मर जाएगा, यानी इसके अंदर का हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाएगा। जब इसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा तो इसका कोर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, लेकिन इसकी आउटर लेयर्स एक्सपैंड कर जाएंगी और हमारा सूरज एक रेड जायंट बन जाएगा। इस रेड जायंट की आउटर लेयर्स इतनी एक्सपैंड कर जाएंगी कि ये मरकरी और वीनस जैसे प्लैनेट्स को नगल लेंगी। साल 2008 की रॉबर्ट स्मिथ और क्लास पीटर स्क्रोडर की एक मैथमेटिकल प्रेडिक्शन ये बताती है कि ये एक्सपेंशन ज़मीन को भी निगल सकती है। ज़मीन पर तो पहले ही टेम्परेचर के बढ़ने से ओशंस बॉयल हो चुके होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगी, लाइफ साइकिल रुक जाएगा। ये हम इसलिए भी कह सकते हैं
कि नासा और जापान की तोहो यूनिवर्सिटी की एक कोलैबोरेटिव स्टडी ने यह साबित किया कि हर बिलियन साल में सूरज की ब्राइटनेस 10% तक इंक्रीज करती जाएगी, यानी टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि अर्थ पर तो सूरज के खत्म होने से पहले ही लाइफ खत्म हो चुकी होगी। अगर हम सूरज पर वापस आएं तो ये रेड जायंट आहिस्ता आहिस्ता अपनी आउटर लेयर को क्लाउड्स की फॉर्म में स्पेस में फैलाता चला जाएगा और सेंटर में एक छोटा सा वाइट पॉइंट यानी वाइट ड्वार्फ बचेगा, जो साइज में तो शायद जमीन के बराबर हो, लेकिन उसका मैस सोलर के मैस की 60% तक होगा और उसका टेम्परेचर 1,00,000 केल्विन होगा, जो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करता चला जाएगा। दोस्तों, सूरज की मौत कोई कहानी का इख्तिताम नहीं है, बल्कि ये तो एक शुरुआत। सूरज के एक्सप्लोजन के दौरान निकलने वाले एटम्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और आयरन वगैरह ये स्पेस में फैलते चले जाएंगे और आखिर में मिलकर एक नेबुला बनाएंगे। ये नेबुला फिर कहीं सुपरनोवा एक्सप्लोजन से करीब आएगा, गैसेस इकट्ठी होंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और एक नया सितारा जन्म ले रहा है, यानी कहीं और एक नई दुनिया स्टार्ट होने वाली। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।